यौम दिफा के मौके पर आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वी वेलकम यू टू द शो इन फोकस। मैं हूं नादिया नकी आपके साथ। आपने देखा कि आज यौम दिफा के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया और उसमें वज़ीर आज़म और सदर समेत उनके जो बयानात आए कि पाकिस्तानी कौम पूरी सलाहियत रखती है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा कर सके। और साथ ही जो भी आपने सुना भी AVM शहरियार खान साहब ने कराची में जो तकरीब हुई उससे खिताब में उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से अगली बार अगर दुश्मन ने हमारी तरफ नज़र उठाई तो स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। ये है वो पाकिस्तान का दिफाई सलाहियत जिसकी एक भरपूर तरह से जैसे कहते हैं अक्कासी की गई उसमें कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि पाकिस्तान खुद नहीं चाहता था बल्कि भारत ने जिस तरह से जाहिरियत की उसका फिर जवाब दिया गया। और आज 1965 की जो 6 सितंबर की जंग है उसके हवाले से AVM का कहना भी यही था कि 6 सितंबर जो बुनियान मरसूस था ऑपरेशन, उसने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा कर दी। जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है इसके हवाले से बात करेंगे। इन फोकस से हमारे साथ सीनियर दिफाई तदार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है उसका जाहिर है कि उसका एक झलक मैं कहूँगी इन चंद दिनों में जो पाकिस्तान भारत के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुई वो नज़र आई। लेकिन ग्लोबल साउथ में भी आप समझते हैं और दुनिया में भी पाकिस्तान बेशक जितने भी डोमेस्टिक मसाइल हों या इकोनॉमिक चैलेंजेस हों, तो शायद दुनिया ने ये समझा हुआ था कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम उस हद तक मजबूत नहीं होगा, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो आप समझते हैं कि अब पूरी दुनिया ये समझती है और खुसूसन रीजन को भी पता है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इंतहाई मजबूत है। जी हाँ, मेरा ख्याल है ये तो इसमें अभी कोई कलाम नहीं है कि 6 से 10 मई तक जो दुनिया ने देखा और ख़ास तौर पे हमारा जो अदू है, अज़ली दुश्मन, उसको इस चीज़ का तजुर्बा हो गया है कि पाकिस्तान इस वक्त अददी बरतरी ना होने के बावजूद क्वालिटेटिव एज उसको बहुत इफ़ेक्टिव हासिल है। और जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ इस स्कर्मिश में 6 तैयारों का ज़िया और वो सारे हाई परफॉर्मेंस थे। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ये बियॉन्ड विजुअल रेंज नॉन कॉन्टैक्ट स्टैंड ऑफ वॉरफेयर हुई और इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल, नेटवर्क कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट से लेकर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सबसे बढ़कर ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये पूरा एक नेटवर्क था जिसने एक मजबूत सिस्टम के तहत काम किया। वेयरएज इंडियंस को घमंड था अपनी अददी बरतरी और प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वॉरफेयर पे। तो जब ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक सोच और जो एक जंग का डॉक्ट्रिन है ये नबरदाज़मा हुआ नेटवर्क सेंट्रिक सोच और एक एग्रेसिव माइंडसेट से, तो नतीजतन शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरी। और यही चीज़ हमें रिमाइंड करती है हमारा जो फाइनेस्ट आवर था 6 सितंबर 1965, उसमें भी कमोवेश इसी तरीके से दुश्मन ने ओवर कैलकुलेट किया। ब्रिगेडियर साहब, ये मुझे बताएगा कि दिफाई सलाहियत को तो बिल्कुल आपने सही कहा कि 65 का भी तजुर्बा है भारत को और अभी ये मई का भी तजुर्बा है और अददी अक्सरियत बेशक उनके पास हो, लेकिन वो जो जज्बा है और वो जो स्किल है वो पाकिस्तान के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि रॉकेट फोर्स का हमने सुना और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद सुना कि एक रॉकेट फोर्स का क़याम हो रहा है, इसका क्या मकसद है और ये हमारे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारा डिफेंस है उसको क्या मजीद मजबूत करने के लिए है? व्हाट इज इट? देखिए, जो जंग उसकी जो hayat बदल रही है जिसको हम नेचर ऑफ वॉर कहते हैं, एसेंशली ग्रामर ऑफ वॉर चेंज होती रहती है, नेचर वही रहती है, मगर चूंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI ड्रिवन हमारे जो स्वाम वॉरफेयर होगी थ्रू ड्रोन्स, नॉन कॉन्टैक्ट थ्रू सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम्स के जरिए प्रिसीजन स्ट्राइक्स होंगे, लीथल होगा फ्यूचर बैटलफील्ड, व्हाटएवर वुड बी सीन वुड बी हिट एंड व्हाटएवर वुड बी हिट वुड बी डिस्ट्रॉयड। सो इसमें सर्वाइवेबिलिटी भी ज़रूरी है, इसमें काउंटरिंग भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रम है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डोमिनेट करने की बहुत ज़रूरत है. तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर. तो इसके लिए सलाहियतें मौजूद हैं और उसको एक कंटिन्यूअल डायलेक्टिक होता है कि दुश्मन ने एक टेक्नोलॉजी हासिल की तो आपने उसका तोड़ निकाला, एंटीडोट निकाला और उससे आगे आपको रहना होगा. क्योंकि इस वक्त भारत कन्वेंशनल पेलोड वाले मिसाइल्स उनको इस्तेमाल किया है उसने. इस जंग में ब्रह्मोस आपने देखा कि वो आए थे नूर खान बेस तक उन्होंने भेजा, जो कि बहुत एक ऐसा एक्ट था रैश एक न्यूक्लियर पावर की तरफ से जिसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया. और अगर कोई मिसकैलकुलेशन हो जाती तो ये एस्केलेटरी स्पाइरल जो है ये हाथ से निकल सकता था. तो अब दो किस्म के हमारे मिसाइल्स हैं. एक तो डुअल यूज होता है जो कि हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस का किरदार अदा करता है, और न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं वो सिर्फ डिटर करने के लिए होते हैं ताकि जंग ना हो. और इसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है वो म्यूचुअल एनाइलेशन होती है. तो वो तो पाकिस्तान के पास सारा स्पेक्ट्रम शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज तक वो सारा कवर करता है. सही. और इंडिया को इसका बखूबी इदराक है. सिर्फ जो पेलोड मिसाइल्स हमारे ले जा सकते हैं कन्वेंशनल, उसमें हमारी कैपेबिलिटी ऑलरेडी थी. हमारे आर्टिलरी डिविजन्स के पास ये चीज़ थी और भारत को उसका इदराक था. हमने इस्तेमाल किया. ये जो फतह 1 और फतह 2 रेडार गाइडेड हमारे मिसाइल्स थे, इन्होंने बहुत नुकसान किया भारत की फौजी जो इंस्टॉलेशंस का, और उनको उसकी वजह से वो अब एक सुधार चकना और रॉकेट जो कन्वेंशनल अपनी फोर्सेस हैं, क्योंकि उन्होंने जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो अपनी कन्वेंशनल जो फोर्सेस हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है. हमारा एक डिस्टिंक्ट और एक्सक्लूसिव आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास ये सलाहियत है. वो इसलिए कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल जौहरी मुल्क है. वो ये नहीं चाहता कि किसी तौर भी मिसाइल्स की हम जंग में पड़ें. और मगर अब ये देखते हुए भारत को हमें ये एहसास हुआ कि वो एक न्यूक्लियर ओवरहैंग में जो एलूसिव स्पेस ढूंढ रहा है, उस स्पेस को कर्टेल करने के लिए न्यूक्लियर एस्केलेटरी रंग में एक और रंग का इजाफा करने के लिए पाकिस्तान कन्वेंशनल जो हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल रिस्पॉन्स है, उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से ऑर्गेनाइज और इक्विप करके एक आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड हमने बनाई है, जो एक आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड, ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर प्लानिंग के लिए है. कैपेबिलिटी हमारे पास पहले भी थी, अब भी है और फ्यूचर में भी वो डेवलप करेंगे. इसमें सारे अगर ये बात उस तरफ जाती है तो फिर हाइपरसोनिक भी होगा, बैलिस्टिक भी होगा, क्रूज भी होगा, और उन सब में कन्वेंशनल पेलोड. मगर वो चूंकि कन्वेंशनल रॉकेट फोर्सेस कमांड के पास होगा, इसलिए वो कंफ्यूजन का अंदेशा कम होगा. तो भारत के लिए ये एक जिस तरह के वो एस्केलेटरी रंग्स हम कहते हैं ना कि 44 रंग्स होती हैं, उसके बाद के आर्मागेडोन की तरफ बात जाती है, तो ये उससे पहले एक कन्वेंशनल पेलोड ले जाने वाली है. अगर भारत वो कोशिश करेगा कि वो जंग ढूंढने की वो जो एलूसिव स्पेस है कि हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल से डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेंगे, तो हम उसको भी डिनाई करेंगे. फॉर टिट फॉर टैट, क्विड प्रो को, राइट फ्रॉम द स्टार्ट इन सरफेस टू सरफेस मोड. इसीलिए ये रॉकेट फोर्सेस कमांड हमने बनाई है, और इसका यही मकसद है कि ये एनिमी को एट बे रखे. बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का.